Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 25th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो आज के जो टॉपिक्स हैं हम देख लेते हैं. पहला है हमारा एन आउटलाइनिंग ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज. तो यहाँ पर हम देखिए, वैसे तो एडिटोरियल सेक्शन में जो आर्टिकल्स हैं वही यहाँ पे बातचीत की जा रही है आपकी कि जो कल बजट आया है, लेकिन ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें हम बात करेंगे कि ये जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, अब आप अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर बजट में कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. तो उन स्ट्रेटजीज को यहाँ पर आउटलाइन किया गया है. ओके, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 361. आर्टिकल 361 ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से रिलेटेड, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे. थर्ड आर्टिकल है हमारा यूएनएससी. यूएनएससी में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमें कोई भी ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं रिफॉर्म के. ओके, मतलब कि यहाँ पर रिफॉर्म हो ऐसा कुछ भी हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है. फोर्थ है हमारा बन्नी ग्रासलैंड. तो यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा कहाँ पर, अब बन्नी ग्रासलैंड में. एंड द लास्ट आर्टिकल है हमारा फैक्ट चेक यूनिट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल है एन आउटलाइनिंग ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज. ओके, यहाँ पर आपके बजट में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है. सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो सिटीज होंगी, अर्बन एरिया जो आपका होगा, सिटीज होंगी, आने वाले टाइम में ये 50 करोड़ मतलब 50 करोड़ जो लोग हैं उनका यहाँ पर घर होगा. मतलब कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में हम देखें तो 36% जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो कहाँ रहेगी, आपकी अर्बन एरिया में, सिटीज में रहेगी. ओके, सो द अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एट अ स्टीडी स्पेस ऑफ 2% to 2.5% एनुअली. यहाँ पर जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है हर साल 2% से लेकर 2.5% तक इस पेस से यहाँ पर ग्रो कर रही है. ओके, सो इसी के चलते यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है आपका, बहुत अच्छा खासा अर्बनाइजेशन हो रहा है. लेकिन ये अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इसमें हमें सस्टेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है और यहाँ पर विथ विजन एंड डिटर्मिनेशन. ओके, सो द मेडन बजट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज सिटी एज द ग्रोथ हब एंड ऑफर्ड मैनी ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्लान डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बजट में जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है कि जो सिटीज होंगी वो ग्रोथ हब होंगी और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ऑफर करेंगी. तो इसलिए उनका डेवलपमेंट होना, सिटीज का ग्रोथ होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब देखिए, यहाँ पर दी तो गई है बहुत सारी चीजें, हमने बातचीत की, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ हाउसिंग. इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर आए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. पहले ये रूरल एरिया में था, फिर अर्बन एरिया में भी क्या लेकर आया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2015. ये 2015 से क्या है आपका इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें हमने किसकी बात की थी, जो आपके मिडिल इनकम ग्रुप है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. तो यहाँ पर टोटल 85 लाख हाउसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करने की बात की थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर चीजें डिले हो रही हैं, है ना. हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी, हमारी जो योजना वगैरह वो आ तो जाती है, गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन इसमें डिले हो रहा है. सो of this quarter has been provided by the central government and the remaining by beneficiaries and the state government. Okay, so budget ने यहाँ पे further post किया है, support किया है कि construction होगा another 1 crore such unit. यहाँ पर जब 2015 में प्रधानमंत्री आपका आवास योजना आया था तो उसमें 85 लाख हाउसिंग यूनिट्स को कंस्ट्रक्ट करने की बात की थी. अब यहाँ पर फर्दर उसे सपोर्ट किया गया है, इस स्कीम को फिर से अनाउंस किया गया है और इसमें 1 करोड़ सच यूनिट्स अर्बन एरिया में इस तरीके की 1 करोड़ यूनिट्स को क्रिएट करने की, कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है. ओके, तो पहला ये हो गया हमारा हाउसिंग. दूसरा हम बात करते हैं माइग्रेशन. इंडस्ट्रीज में यहाँ पर वर्किंग में जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है वो भी
ज्यादातर आपकी कहाँ सर्वाइव करती है, स्लम एरिया में। तो ये जो स्लम एरिया यहाँ पे इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसे भी हमें क्या करना होगा, अब कम करना होगा, इस पर भी हमें फोकस करना होगा। क्योंकि माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि मतलब उनको इंडस्ट्री के आसपास कहीं पे ऐसा एरिया मिले जहां पर वो जल्दी से आ जा सके, उनका ट्रांसपोर्टेशन का ये सारी चीजों में प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर यू विल सी दैट माइग्रेंट पॉपुलेशन वर्किंग इन इंडस्ट्रीज हैज बीन सर्वाइविंग इन जर्नल इन स्लम एंड यार्निंग फॉर रूफ ओवर देयर हेड एंड फंक्शनल हाउसिंग यूनिट क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। मतलब जो हाउस हो उनका वर्क प्लेस के पास में हो, तो इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, कहीं पर भी इंडस्ट्री के आसपास यहाँ पर छोटा बहुत घर बना के रह लेते हैं। तो इसके लिए बजट में क्या अनाउंस किया गया है, यहाँ पर न्यू रेंटल हाउसिंग, ये एक डॉर्मेटरी टाइप का आपका होगा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। जैसे कि आप लोगों ने हॉस्टल्स वगैरह में देखे होंगे, एक रूम में आपके वो बेड होते हैं ना, जैसे 1 2 इस तरीके से डिवाइड, डॉर्मेटरी टाइप का। तो ये कहा जा रहा है कि स्लम एरिया को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डॉर्मेटरी टाइप एकोमोडेशन होगा फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। इसमें हमने ये भी कहा है कि इसको हम पीपी, जो हमारा पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, इस मॉड के तहत इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट को भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये दो चीजें हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं बजट में, यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपने बात देखा ही होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोर है, लाइक इसमें हमारा वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड, सीवेज सिस्टम, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सो स्पेसिफिक टू द सिटीज, आप लोगों ने यहाँ पे अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है सिटीज की, जिसमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड, सीवेज सिस्टम, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसको हम क्या करें, और ज्यादा इनहेंस करें। फिर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 8,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया था। नाउ इट हैज बीन स्केल्ड डाउन टू 24,000 करोड़ इन 2024 एंड 25। 2023 एंड 24 में इसमें 8,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंस प्रोवाइड किया गया था, फंड प्रोवाइड किया था। लेकिन इसमें अब इसको इसका स्केल डाउन कर दिया है टू टेक केयर ऑफ रिमेनेंट्स कम्युनिटीज। ओके, फिर आपका नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन भी आ रहा है, जिसमें हमने ये बजट में इसको ओपन किया गया है, जिसमें 1,115 करोड़ रुपीस का पूरा प्रोविजन है, जिसमें फोकस किया जाएगा किसमें, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स रिकॉर्ड एंड देयर मैनेजमेंट विद GIS मैपिंग। तो GIS मैपिंग का यूज करके इसमें क्या किया जाएगा, जो आपका प्रॉपर्टी है उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर ये इतना तो पूरा क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सिटीज में एक ये जो प्रॉब्लम आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी, दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर अस। सो इसको यहाँ पर इस चैलेंज को सिटी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यही फेस करती हैं। तो बजट में यहाँ पे अनाउंस किया गया है बैंकेबल प्रोजेक्ट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ और जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको इनहेंस किया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा होगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट, ये 2014 में ये एक्ट आता है। और सबसे ज्यादा जो मेनली यहाँ पर सफर करते हैं, कौन सफर करते हैं, आपके स्ट्रीट वेंडर्स सफर करते हैं, है ना, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके राइट्स को, पब्लिक एरियाज को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी क्या आया है, बजट में एलोकेट किया गया। हमने कल डिस्कस किया था हार्ट्स के बारे में। को सिटीज को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेलेक्टेड सिटीज में यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड हब्स है और हार्ट्स यहाँ पर 100 वीकली डे के लिए क्या वीकली यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि while the budget has made a slew of provision, financial as well as procedural, to push the planned urbanization, cities representation by municipalities and guided by the respective state government will have the show the vision of determination to incorporate। अब देखिए हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन सिर्फ बातें करने से ही नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमने पैसे भी एलोकेट कर दिए, फाइनेंस भी हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन ये जो प्रोविजंस है तभी आपके इम्प्लीमेंट मतलब कि आगे यहाँ पर आएंगे, जिसमें आपका पूरा डिटर्मिनेशन होगा। जब स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर मिलकर ये काम करेंगी, तभी हमारा ये जो विजन है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको हम अचीव कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट एब्सोल्यूट।
अब देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर और कुछ ऐसे ऑफिसेस होते हैं जहां पर आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है ना। तो अब इस आर्टिकल में एक्चुअली इसका जो क्रक्स देखें, न्यूज हमारी ये है कि एक वेस्ट बंगाल में एक लेडी के द्वारा यहाँ पर वहां के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का क्या लगाया गया है यहाँ पर, उनको एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए वहां पर उनको एक्यूज किया गया है। लेकिन एक्चुअली होता है कि आर्टिकल 361 क्या ग्रांट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इम्यूनिटी ग्रांट करता है गवर्नर को। मतलब कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर गवर्नर का जो ऑफिस है उसको होल्ड करके रखा है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। हाँ, अगर उसने वो जो ऑफिस उसको वैकेट कर दिया, खाली कर दिया और उसके बाद यहाँ पर होता है तो वो सारी चीजें होंगी। लेकिन वो जो ऑफिस है गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, तो इनको यहाँ पर कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वुमेन पिटिशनर क्या चाहती हैं, जो विमेन पिटिशनर चाहती है यहाँ पर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करती हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी डिफर्ड अंटिल द गवर्नर लीव्स ऑफिस। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या है आपकी, एसेंशियल है, और गवर्नर हम तब तक का वेट नहीं कर सकते कि जब गवर्नर ये अपना ऑफिस छोड़े और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। सो हेंस इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 शुड नॉट बार द इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है, तो ये बीच में इन्वेस्टिगेशन के बीच में यहाँ पर बार नहीं बनना चाहिए, स्पेशली गिवन द टाइम सेंसिटिव नेचर ऑफ दी सच प्रूफ। क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, एक बहुत ही टाइम सेंसिटिव आपका उसका जो नेचर है इस क्राइम का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसके लिए हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। इस आर्टिकल में वही डिस्कस किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लॉज क्या है, आर्टिकल 361 यहाँ पे मैंडेट करता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसो एवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड, है ना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसो एवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी केस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जब तक वो मतलब उस ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं, उस ऑफिस में है, तब तक यहाँ पर क्या है, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये आपकी क्या है, यहाँ पर आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 361 के बारे में, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल 361 को एग्जामिन करेंगे कि कितना एब्सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नर ने, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एक्यूज किया जाता है कि उन्होंने मर्डर कर दिया, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, नेचर वाले केस होते हैं, ऐसा लगा दिया, तो इसमें हम कब तक उनको इम्यूनिटी मिलेगी, कितनी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, तो अभी इसको एग्जामिन करना है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नर की। तो गवर्नर क्या है आपके, यहाँ पर गवर्नर की बात करते हैं तो इनका जो अपॉइंटमेंट पावर और ये सारी चीजें हैं हमारे पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 से लेकर 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल है। आर्टिकल 53 क्या कहता है, 153 दैट द हर एक स्टेट में आपका क्या होना चाहिए, देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड द सेम पर्सन कैन बी अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। कि हर स्टेट में आपके गवर्नर होने चाहिए और सेम पर्सन एक से ज्यादा स्टेट्स के क्या हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं। आर्टिकल 154 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है गवर्नर की, और आर्टिकल 155 बात करता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो यहाँ पर गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, आपके प्रेसिडेंट। यह आपके आर्टिकल 155 में मेंशन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंक्शनिंग। यहाँ पे फंक्शनिंग तो आप लोगों ने यहाँ पे दिखा होगा, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है, इट ग्रांट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर टर्म्स इन ऑफिस, है ना। तो ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है तो इससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। ठीक है, जब तक वो उस ऑफिस में। दिस आर्टिकल इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 14 यहाँ पर पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी, है ना, कि राइट टू इक्वालिटी है, लॉ के सामने सभी सेम है। लेकिन ये जो आर्टिकल है यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी क्रिमिनल केसेस यहाँ पर इनिशिएट नहीं किए जा सकते और कंटिन्यूड अगेंस्ट देम, एंड नो अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड बाय एनी कोर्ट। यहाँ पर ना तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ना तो केस उनके अगेंस्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं, ना ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, और ना ही आप उनके पास, गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास आप इम्प्रिजनमेंट का
यहाँ पर कोई भी ऑर्डर, यहाँ पर कोई भी कोर्ट ऑर्डर इशू नहीं कर सकती। सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। सो द आर्टिकल मैंडेट्स और 2 मंथ नोटिस। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स है तो 2 महीने पहले आपको उनको क्या देना होगा, यहाँ पर नोटिस देना होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल का जो एम क्या है, टू इंश्योर दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर एंड ड्यूटीज, नॉर फॉर एनी एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ दीज ड्यूटीज। तो मतलब यहाँ पर इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारे एक तरीके से हेड होते हैं, है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है। तो ये कहा जाता है कि वो अब कुछ भी काम करते हैं, उनके अपनी पावर को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, सो वो किसी को आंसरेबल नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये आर्टिकल 361 है। लेकिन अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रिटेट करेंगे कि आर्टिकल 361 जो है कितनी यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। अब ये आर्टिकल 361 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये 2-3 दिन आपका यहाँ पे कंटिन्यूसली चलेगा आर्टिकल 361, और यहीं से आपके क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे। सो मेक श्योर आपको आर्टिकल 361 बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नो प्रोग्रेस ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन सेज फॉर्मर एम्बेसडर। अब देखिए, हम सभी जाते हैं जो आपका यूएन था, यूनाइटेड नेशन यूएन की बात करते हैं, तो यूएन आपका कब क्रिएट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिचुएशन थी उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए 1944 एंड 1945 में ये आइडिया इमर्ज होकर आता है यूएन का, और 1945 में आपका यूएन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता। लेकिन यहाँ पर जब 1945 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी, है ना, उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था, सिचुएशन था, उसके तहत यहाँ पर इसको यहाँ स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आज यहाँ पर क्या है, 2024, आज का टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम यूएन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, वेस्टर्न कंट्रीज का मेनली यहाँ पर वो दिखाई देता है, एजेंडाज यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसमें यहाँ पर डिमांड की जा रही थी इंडिया के द्वारा, नॉट ओनली इंडिया, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के द्वारा यहाँ पर ये डिमांड किया जा रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होना चाहिए, आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, यहाँ पर अब रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे P5 कंट्रीज हैं, जिनको यहाँ पे P5 कंट्रीज के पास यहाँ पे वीटो है, तो ये जो एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे कि, और 10 यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर हैं, एटलीस्ट यहाँ पर अब इसमें चेंज करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें वीटो पावर प्रोवाइड करिए कि हमारे पास भी वीटो पावर है, लेकिन एटलीस्ट बट हमारी यहाँ पर बात तो सुनिए, हमारे भी यहाँ पर जो राय है उस चीज को सुनिए, उसको समझिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सो यूएनएससी क्या है आपका, ये आपका यूएन चार्टर के तहत 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के जो आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो द 5 अदर मेंबर्स ऑर्गन क्या क्या है यूएन के, जनरल असेंबली है आपका, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, International Court of Justice and the Secretariat. The primary responsibility is to the work to maintain international peace and security. हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है। मेंबर की बात करते हैं, काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो यहीं पर ये डिमांड की जा रही थी कि ये जो परमानेंट मेंबर्स का नंबर है इसे यहाँ पर आप क्या करिए, एक्सपेंड करिए, इसे और ज्यादा बढ़ाइए, है ना। और ये हर 2 साल के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से आपके, यूनाइटेड नेशन, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास आपकी वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कोई भी रेजोल्यूशन आता है आपका यूएन में, तो जब तक ये 5 अपनी यहाँ पे सहमति नहीं देते, उस चीज से एग्री नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पर क्या होता है, वो रेजोल्यूशन आपका पास नहीं होता है। ठीक है, इंडिया फॉर द 8th टाइम यहाँ पर 8 और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है इसमें यहाँ पर इनका जो वो यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर में लास्ट ईयर में 2021 विल स्टे द काउंसिल फॉर 2 years। ओके, तो यहाँ पर रोटेशन बेसिस पर इसकी प्रेसिडेंसी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा यूएनएससी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ग्रासलैंड एंड कच्छ लाइकली टू होस्ट चीतास फ्रॉम अफ्रीका। ओके, हम यहाँ पर बात करें चीता की। 1952 में लास्ट टाइम हमने क्या देखा, इंडिया में चीता देखा। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक हंटिंग वगैरह, ये सारी चीजों के कारण 1952 में हमने फिर ये डिक्लेयर किया कि चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा फिर हमने सोचा कि अब चीता को
हमने रीइंट्रोड्यूस करने की बात की कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हम क्या लेकर आते हैं यहाँ पे, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम आपका आता है। इस प्रोग्राम के तहत हमने क्या किया, नामीबिया एंड अफ्रीका से टोटल 20 चीतास को क्या किया, लेकर आया गया। उनको कहाँ लेकर आया गया, आपको पता होगा, कुनो नेशनल पार्क जो आपका एमपी में है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। लेकिन अपने कुछ बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे कि चीतास की यहाँ पर डेथ हो रही, तो ये नेचुरल है। चीता का जो मतलब कि सर्वाइवल रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर से हम चीता को क्या करने जा रहे हैं, अफ्रीका से रीइंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम कहा, कच्छ गुजरात में यहाँ पर उन्हें होस्ट करेंगे। तो देखिए, चीता आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एशियाटिक चीता, दूसरे होते हैं आपके अफ्रीकन चीता। इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो अफ्रीकन चीता है। एशियाटिक चीता अभी पूरी तरीके से हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ आपके ईरान में इस टाइम पे मिलेंगे, वो भी इनका जो नंबर है वो सिर्फ कितना है, 40 to 50। इसलिए जब ईरान से बातचीत हुई थी तो ईरान ने मतलब एक तरीके से मना कर दिया था कि 40-50 ही बचे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में भी एशियाटिक चीता थे, बट दे एक्सटेंड सिंस 1952 से वो एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, अफ्रीकन चीता। ये देखिए, अफ्रीकन चीता है और ये एशियाटिक चीता है। हम अफ्रीकन चीता की बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपके जो होते हैं ना अफ्रीकन चीता, सॉरी एशियाटिक चीता, इनका जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अफ्रीकन चीता। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, बन्नी ग्रासलैंड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है, आपका जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, तो उसका जो नदर्न बॉर्डर है वहां पर आपका बन्नी ग्रासलैंड यहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि ये आपका यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपका बन्नी ग्रासलैंड मिलता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं, यहां से देखते हैं। सो बन्नी ग्रासलैंड क्या है, सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। साइज की बात करते हैं, सो एशिया का ये सबसे बड़ा आपका क्या है, ग्रासलैंड है, ये आपको याद रखना है। स्प्रेडिंग ओवर 2618 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पैस्चर इन गुजरात। फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैसे फॉर्म हुआ है, तो द लैंड इन बन्नी वॉज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपोजिट्स बाय द इंडस एंड द अदर रिवर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो यहाँ पर जो इंडस रिवर और जो अदर रिवर्स के जो सेडिमेंट्स हैं, उनके जो डिपॉजिट्स, सेडिमेंट डिपॉजिट्स हैं, उसके थ्रू ये आपका बना है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2 इकोसिस्टम मिलते हैं, 2 इकोसिस्टम, वन इज वेटलैंड एंड दूसरा ग्रासलैंड, को एग्जिस्टेंट बन्नी। वेजिटेशन की बात करते हैं, सो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है। इसकी जो लो ग्रोइंग फॉर्म्स एंड जर्मिनोट्स हैं, मैनी विच ऑफ हेलोफाइल्स, सॉल्ट टॉलरेंट्स भी हैं ये। द ग्रास वर ट्रेडिशनली मैनेज बाय द सिस्टम ऑफ रोटेशनल ग्रेजिंग। तो पहले इसको कैसे मैनेज किया गया था, रोटेशनल ग्रेजिंग यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर आपके 192 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, 262 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और बहुत सारी जो स्पीशीज है लाइक मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन, ये सारी चीजें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बन्नी जो ग्रासलैंड है, तो बन्नी ब्रीड ऑफ बफेलोज के लिए यहाँ पर ये फेमस है। यहाँ पर आपकी ट्राइब भी है जिसका नाम है मालधारी ट्राइब। कौन सी, मालधारी ट्राइब। सो ये यहाँ पर कहा, गिर नेशनल पार्क के पास बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया में यहाँ पर रहती है। इन 2021 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिकॉग्नाइज देयर राइट्स टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट इन द बन्नी ग्रासलैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 2021 में क्या होता है, जो आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने इनके जो राइट्स हैं, है ना, टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट इन द बन्नी ग्रासलैंड, इसको रिकॉग्नाइज किया अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। Okay, so I hope this Bunny grassland is clear here. Okay, now next move करते हैं, and the next and last article here is Center Defense Fact Check Unit says right to correct information important. अब देखिए फैक्ट चेक यूनिट, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एक बिल आता है 2023 में। ओके, यहाँ बिल का नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 यहाँ पर आते हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। किसने बोला, ये गवर्नमेंट ने, जिसमें हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट के जो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उसको चेक किया जाएगा, और हमें यहाँ पर कहीं भी जहां से भी मिलता है तो उसको हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, स्टक डाउन कर देंगे उस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा इशू गया है ना, पिटिशंस गई है वेरियस, कि ये क्या किया जा रहा है कि इस तरीके से तो हमारा जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसको वॉलेट कर रहा है। पहली चीज तो ये, दूसरी ये कि जो फैक्ट चेक यूनिट है वो कौन है, आपकी पीआईबी, जो
एक खुद ही एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग आपका ब्यूरो है, वो खुद ही क्या कर रहा है, फैक्ट चेक कर रहा है। तो हम ये कैसे यहाँ पर मान लें। दूसरी चीज ये, गवर्नमेंट यहाँ पर कोई पॉलिसी लेकर आती है, कोई कुछ भी लेकर आती है, योजना वगैरह स्कीम वगैरह लेकर आती है, उसमें कुछ लूप होल है, कुछ भी चीजें हैं, है ना, गवर्नमेंट का कुछ बिजनेस है, तो हम अगर उसको यहाँ पर उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करके अगर हम उसको सामने नहीं लेकर आते हैं, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट तो आर्बिट्ररी रूप से यहाँ पर काम करेगी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर सेंटर ने ये डिफाइन करते हुए ये कहा है कि इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना क्या है, ये हमारा राइट है कि लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, आपने ये तो बात कह दी, लेकिन सर इंफॉर्मेशन जो मिस इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर और भी अदर फैक्टर होते हैं, लाइक रिलीजन के बेसिस पर होता है ना, कास्ट के बेसिस पर यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, दवाइयां वगैरह होती हैं कि आप ये दवाई लें तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप ये दवाई लीजिए तो आपका वेट ज्यादा हो जाएगा, XYZ। कास्ट के अगेंस्ट में अगर आपको किसी भी कास्ट के अगेंस्ट में हेट्रेट फैलाना है, स्प्रेड करना है, तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप सामने ला सकते हैं। तो ये सारी भी तो मिस इन्फॉर्मेशन है, इस पर तो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अभी ये पूरा यहाँ पे इशू चल रहा है जब, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट चेक यूनिट। ये आपका नवंबर 2019 में स्टैब्लिश हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिंग एज एन डिटरेंस टू क्रिएट एंड डिसमिनेटेड टू फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज है, इसको डिसमिनेट करने का काम है आप किसका, फैक्ट चेक यूनिट को। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड पीपल विथ इजी एवेन्यू टू रिपोर्ट सस्पिशियस एंड क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप से जो सस्पिशियस और क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें यहाँ पर जो एक पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड करना, और कोई अगर सस्पिशियस पाया जाता है तो उसको कर्टेल करना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये आपके जो सीनियर DG और ADG लेवल ऑफिसर्स होंगे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, वो इसको हेड करेंगे। एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द यूनिट आर हैंडल बाय IIS ऑफिसर एट वेरियस लेवल्स। ओके, इसमें बात करते हैं द यूनिट रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल PIB who functions as a principal spokesperson of the government of India। फैक्ट चेक मैकेनिज्म में इसमें क्या है, लाइक जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल, वेब पोर्टल जो है आपके यहाँ पर जितने भी हैं, तो उसमें पूरी क्वेरी की जाएगी सारी चीजें, और उसके बाद अगर उनको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें फेक न्यूज है, तो उसको फिर वो वहां पर तुरंत ही स्टक डाउन कर दिया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।